नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात लॉरेंस बिश्नोई की। भारत से लेकर कनाडा तक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की दहशत बढ़ती जा रही है। कनाडा में मशहूर पंजाबी गायक एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग के मामले में कनाडा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कनाडा पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम अभिजीत किंगरा है, जिसे ओंटारियो से गिरफ्तार किया गया है। इसी मामले में कनाडा पुलिस एक और आरोपी विक्रम शर्मा की तलाश कर रही है। कनाडा पुलिस के मुताबिक विक्रम शर्मा फिलहाल भारत में हैं। कनाडा के कोलवुड में एपी ढिल्लों के घर पर 2 सितंबर को फायरिंग हुई थी। शूटर ने घर पर 11 राउंड फायरिंग की थी। साथ ही उनके घर पर खड़ी 2 गाड़ियों में आग लगा दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग, गोल्डी बराड और रोहित गोदारा ने ली थी। सवाल है कि एपी ढिल्लों लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर क्यों आए। आपको इसकी पृष्ठभूमि समझाते हैं। दरअसल आपको बताएं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया था इस गोलीबारी को लेकर। एपी ढिल्लों के सलमान खान के साथ काम करने से नाराजगी की बात इस मामले में सामने आई थी। ओल्ड मनी गाने में साथ दिखे थे एपी ढिल्लों सलमान खान। 9 अगस्त को रिलीज हुआ था ओल्ड मनी सॉन्ग। गाने में सलमान को भाई कहते नजर आए थे एपी ढिल्लों। तो ये पृष्ठभूमि है इस फायरिंग की। इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया था कि 1 सितंबर की रात कनाडा में 2 जगह पर फायरिंग हुई, विक्टोरिया आइलैंड और वुडब्रिज टोरंटो में। दोनों की जिम्मेदारी मैं, रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता हूं। विक्टोरिया आइलैंड वाला घर एपी ढिल्लों का है। ये बड़ी फीलिंग हो रही है सलमान खान को गाने में लेकर। तेरे घर पर आए थे और फायरिंग की बात इस पूरे गैंग में, इस पूरी की पूरी पोस्ट में और भी कई बातें लिखी गई थी, लेकिन मोटे तौर पर ये बातें सामने आई थी। On October 30th, 2024, 25-year-old Abjeet Kingra of Winnipeg has been arrested and charged with unlawful discharge of a firearm with intent as well as arson. He currently remains in custody. Police are still looking for one outstanding suspect in relation to this crime. Unendorsed warrants have been issued for 23-year-old Vikram Sharma for unlawful discharge of a firearm with intent as well as arson. Police believe that Vikram Sharma is now in India. और हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। मुकेश, सबसे पहले तो बताएं कि जो गिरफ्तारी हुई है किंगरा की, इसकी भूमिका इस पूरे मामले में क्या रही? क्या ये फायरिंग करने वाले में शामिल था, फायरिंग करवाने वालों में शामिल था? और जिस विक्रम शर्मा का जिक्र सामने आ रहा है, उसकी क्या भूमिका है? देखिए, जो एपी ढिल्लों हैं उनके घर में फायरिंग इसी साल 1 सितंबर को हुई थी और फायरिंग का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें एक शख्स जो है वो फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है और वीडियो में 2 गाड़ियों में आग भी लगी हुई ये भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो कनाडा पुलिस है वो मौके पर पहुंची और उन्होंने एपी ढिल्लों को उनके घर से रेस्क्यू कराया और करीब 2 महीने की जांच के बाद कनाडा पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी अभिजीत किंगरा को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा जो आरोपी है वो विक्रम शर्मा है। कनाडा पुलिस के मुताबिक विक्रम शर्मा जो है वो समय इंडिया में है और उसकी तलाश जारी है। कनाडा पुलिस के पास विक्रम शर्मा की कोई तस्वीर अभी नहीं है, लेकिन उनका कहना यह है कि विक्रम शर्मा भी इस पूरे फायरिंग में शामिल है। हालांकि इन दोनों का एग्जैक्ट रोल क्या है ये शामिल नहीं, ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि फायरिंग में ये लोग सीधे तौर पर इन्वॉल्व थे। और जो ये फायरिंग हुई थी, इस फायरिंग के बाद लॉरेंस गैंग की ओर से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आया था, जिसमें कहा गया था कि जिस तरह से सलमान खान के साथ एपी ढिल्लों ने एक वीडियो शूट किया है और उस वीडियो से लॉरेंस बिश्नोई नाराज था और इसीलिए उसने फायरिंग करवाई। उसमें यह भी लिखा था कि जो सलमान का साथ देगा वो मारा जाएगा। तो इस तरह से एक सोशल मीडिया पोस्ट आया था। हालांकि कनाडा पुलिस ने अभी तक इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं लिया है और ना ही जो उसके गैंग के बाकी लोग हैं उनका नाम लिया है। केवल 2 नाम सामने आए हैं। पहला नाम जो है वो है अभिजीत किंगड़ा का और दूसरा जो नाम है वो है विक्रम शर्मा का, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो इंडिया में है। तो 2 महीने की जांच के बाद ये पहली गिरफ्तारी हुई है, जबकि दूसरा आरोपी फरार है। जी आता हूं मुकेश आपके पास, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जब बात होती है तो हाल फिलहाल में ये नाम काफ़ी सुर्खियों में रहा है और इसकी बड़ी वजह यह है कि हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो कई बड़े कांडों को इसने अंजाम दिया है। 4 बड़े मामलों से जुड़ा है लॉरेंस बिश्नोई
गैंग का नाम, खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में सामने आया नाम। लॉरेंस गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली। पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली। खालिस्तानी आतंकी सुक्खा दुनी के हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और अब गायक एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। तो ये फहरिस्त है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के उन कारनामों की, उन करतूतों की जो हाल फिलहाल में काफ़ी सुर्खियों में रही हैं। सीधे हम रुख करेंगे मुकेश का। मुकेश, आपने बताया कि कनाडा पुलिस ने अभी सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग या उसके जो बड़े साथी हैं उनका नाम नहीं लिया है, लेकिन ये जो शख्स गिरफ्तार हुआ है अभिजीत किंगरा, क्या इसका कनेक्शन सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई से है? जिस विक्रम शर्मा की बात हो रही है, क्या उसका कनेक्शन सीधे लॉरेंस बिश्नोई से है? देखिए, इस मामले में ना तो कनाडा पुलिस ने और ना ही भारतीय एजेंसियों ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया है और कहीं से भी उसके कनेक्शन की बात सामने नहीं आई है। हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट उसका ज़रूर था। लेकिन अगर हम बाकी 3 मामलों की बात करें, जिसमें 2 मामले काफ़ी बड़े हैं। पहला है हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड, जो कि जून 2023 में हुआ था। गुरुद्वारे के बाहर करीब 15 राउंड फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी गई थी और इस हत्या के मामले में कनाडा पुलिस ने करीब 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। ये सभी भारतीय हैं और इस मामले में कनाडा पुलिस ने सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया है और ये कहा है कि जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है वो लॉरेंस बिश्नोई के जरिए कनाडा में हत्या करवा रही है और हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई है। हालांकि ये पहला हत्याकांड है जब लॉरेंस बिश्नोई ने हत्याकांड के बाद जिम्मेदारी नहीं ली थी और भारतीय एजेंसियां भी इस पर खामोश हैं। बल्कि भारत सरकार ये कह चुकी है कि निज्जर हत्याकांड में भारत सरकार का कोई कनेक्शन नहीं है और ना ही कोई भारतीय इसमें शामिल है। लेकिन कनाडा पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है और इसी को लेकर भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़े हैं, जिसमें 6 हमारे जो दूतावास के कर्मचारी हैं वो वापस इंडिया आ गए हैं। तो ये तो एक सबसे हाई प्रोफाइल हत्याकांड हुआ। लेकिन दूसरा जो हत्याकांड है जो कि नवंबर 2023 में हुआ, जो सुक्खा दुनी के मारा गया था कनाडा में, जो कि एक खालिस्तानी आतंकवादी था और एक बड़ा गैंगस्टर था जिस पर NIA ने करीब 10 लाख का इनाम रखा हुआ था। उसके घर में जाकर शूटरों ने उसको मारा था और करीब 15 राउंड फायरिंग की थी जिसमें उसकी मौत हो गई थी। तो सुक्खा दुनीके भी एक बड़ा टेररिस्ट था जिसको मारा गया था और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्याकांड के बाद जिम्मेदारी ली थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और ये कहा था कि जो सुक्खा दुनीके है वो देश के खिलाफ काम कर रहा है। उसने हमारे साथी विक्की मिद्दू खेड़ा को मरवाने में और साथ में संदीप नांगल जो कि एक कबड्डी प्लेयर थे उनको मरवाने में उनकी अहम भूमिका है। वो पाकिस्तान में बैठे कई आतंकवादियों से बात करता है और इसीलिए उसको मरवाया गया है। इसके बाद एक तीसरा जो कांड हुआ था वो हुआ था पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल का, जो कि बीते साल सितंबर 2023 में हुआ था जब उसके घर के बाहर कुछ लोगों ने फायरिंग की थी। हालांकि वो उसमें बच गया था, लेकिन तब भी जो लॉरेंस बिश्नोई है उसके गैंग की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया था और ये कहा गया था कि गिप्पी ग्रेवाल जो है वो सलमान खान के साथ में काम कर रहे हैं। सलमान खान के साथ में देखे गए हैं, उनके साथ वीडियो शूट कर रहे हैं, इसीलिए उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो लगातार 3 से 4 बड़े मामले जो है वो कनाडा में आए हैं लॉरेंस बिश्नोई के और इसको नाम को लेकर जो है वहां पर दहशत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। दिल्ली शादरा डबल मर्डर मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है। वो इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है। उस पर पहले से हत्या के प्रयास का केस भी दर्ज था। पुलिस के मुताबिक मृतक आकाश और आरोपी के बीच पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। दरअसल दिवाली के दिन गुरुवार को फर्श बाजार इलाके में आकाश और उसके भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फायरिंग में एक 10 साल का बच्चा भी घायल हुआ। ये घटना उस समय दर्ज हुई जब सभी अपने घर के बाहर दिवाली मना रहे थे। तभी रात करीब 8:30 बजे 2 हथियारबंद बदमाश आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने हमला करने से पहले आकाश के पैर छुए, फिर गोली मारी। फिलहाल पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी है। हम दिवाली पूज के मेरा बच्चा अपने बच्चों के साथ यहाँ पे जहाँ आप खड़े हो यहाँ पे पटाखे छुड़वाने के लिए बिछा रहा था। इतनी देर में 2 जने आए उधर से, एक लक्ष्य और एक और उसके साथ था और उनने मुंह बांध रखा था और उसके हाथ में एक बोतल सी थी। मेरा लड़का अंदर घुसने लगा, उसके बच्चे भी साथ में थे।
तो वो जो दूसरा और वो उन्होंने ऐसे आवाज आई, मैं नीचे से उतर के भाग के आई। मैं दिमाग में मेरे में टेंशन है, मैं जैसे नीचे उतर के आई इतनी देर में मेरा बच्चा यहाँ पे पड़ा था। हमें पटाखे फोड़ रहे थे जी। वो आया एकदम से पैर छुए। कितने लोग आए? 2 लोग आए थे, एक उसके साथ टोपी मास्क पहन के। उसने आया, उसने उससे बोला मार चला, उसने गोलियां चला दी धड़ाधड़। मैं यहाँ था, वो मेरा छोटे भाई के लग गई, उसका ऑपरेशन चल रहा है। मेरा एक भाई यहाँ गया। मोटिव तो इनकी आपसी रंजिश थी, जो हमको पता चला है। आपसी रंजिश में ये था कि बेसिकली इसने आकाश ने इसको कुछ पैसे देने थे, जो हमारा CCL है उसको कुछ पैसे देने थे, और वो पैसे ना देने को लेकर अनबन हुई। इसने उसके फ़ोन उठाने छोड़ दिया आकाश को, जिसकी वजह से ये बहुत गुस्से में था, इसको पैसे की ज़रूरत थी, और उसी के चलते इसने ये प्लानिंग करके इस वारदात को अंजाम करा। 17.5 साल का है ये, जो जुवेनाइल है। इसको इसने ही पूरी प्लानिंग करी है बेसिकली, और ये पहले भी हम लोगों को जब हमने अपने रिकॉर्ड खंगाले तो हमको पता चला कि ये पहले भी एक इस तरीके के अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में इन्वॉल्व है। और इस पूरे मामले पर विस्तार से देखिए हमारे संवाददाता अतुल रंजन की रिपोर्ट। गुरुवार की शाम जब हर कोई दिवाली मना रहा था, तभी जो है दिल्ली के शाहदरा के बिहारी कॉलोनी के गली नंबर 1 में जो है मातम तब पसर गया जब चाचा और भतीजे को जो है यहाँ पर दिवाली की शाम जो है गोली मार दी गई। ये जो घटना है तकरीबन 8 बजे की बताई जा रही है, जब ये जो आप घर देख रहे हैं, यहाँ पर जो है आकाश और ऋषभ जो है चाचा भतीजा जो हैं वो अपने घर के सामने जो है यहीं पे इसी जगह पे जो है पटाखे जला रहे थे। तभी जो है इधर से आप देखिए कि यहाँ से जो है एक शूटर आता है, एक स्कूटी पर एक शूटर और एक मास्टरमाइंड, जो हत्या का पूरा जो मास्टरमाइंड है वो इधर से आता है। और उसके बाद जो है स्कूटी लेके जो है जो मास्टरमाइंड है वो यहाँ पे आता है, जहाँ पे आकाश और अपने भतीजे ऋषभ के साथ पटाखे जला रहे थे। जो मास्टरमाइंड है वो स्कूटर से ही झुककर जो है आकाश जो है उनका पैर छूता है, और उसके बाद जो है जो शूटर जो पीछे बैठा होता है वो स्कूटी से निकल कर आता है। तब तक जो आकाश हैं, जो चाचा हैं, शायद उन्हें किसी प्रकार का जो है आभास हो जाता है, वो घर के अंदर चले जाते हैं। और लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं तो जो शूटर जो है वो उनका पीछा करता है और जो है उन्हें उसी समय जो है अंदर जो है गोली मार दी जाती है। बताया जा रहा है कि तकरीबन शूटर ने तकरीबन 7 से 8 राउंड गोलियां जो चलाई आकाश पर, और आकाश का जो पूरा शरीर है उसे छलनी कर दिया। उस शूटिंग के दौरान जो है आकाश के जो बेटे थे 10 साल के कृष्ण जो थे वो भी अंदर थे, उन्हें भी जो है उनके बाद जो हाथ है उन पर गोली लगी है, और वो जो है अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि वो अस्पताल में भी भर्ती हैं। लेकिन आप ये घटना देखिए कि शाम के 8 बजे जब पूरा दिवाली का पूरा माहौल था, आसपास लोग पटाखे जला रहे थे, तो आसपास के जो लोग थे शुरू में तो उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या है, क्योंकि सभी को लगा कि जो पटाखे हैं पटाखे जल रहे होंगे शायद, लेकिन ऐसा नहीं था। आप देखिए जो घर के बाहर जो 2 CCTV है, एक वहाँ एक CCTV है और एक CCTV जो है ये पीछे की ओर है, जो दोनों CCTV में जो है पूरा घटनाक्रम जो है वो कैद हो गया। लेकिन जब गोली चलाकर जो है जब शूटर जो है अपने मास्टरमाइंड के साथ स्कूटी पर भागता है तो वो इस दिशा की ओर जो है इधर भागता है। आप देखिए ये जो सकड़ी गलियां हैं, इधर से ही स्कूटी लेकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन ऋषभ तब तक जो शुरू में तो ऋषभ को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उनके चाचा के साथ हुआ क्या है, लेकिन जैसे उसे समझ आता है वो जो है दोनों मास्टरमाइंड और शूटर जो स्कूटी से भाग रहे थे उनका पीछा करता है। और बताया जा रहा है कि कुछ यहाँ पर जो है ऋषभ जो है वो शूटर को पकड़ने में जो है पीछे से पकड़ने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद शूटर जो है खुद को ऋषभ की गिरफ्त से मुक्त कराने के लिए वो जो है ऋषभ पर जो है पॉइंट ब्लैंक से जो है वो गोली मार देता है, जिसके बाद ऋषभ की तुरंत जो है वो भी मौत हो जाती है। फिलहाल जो है पूरे घटनाक्रम के बाद इस वक्त जो है आप देखिए कि घर में जो है मातम पसरा हुआ है। दिवाली की अगली सुबह जो है लोग जो है रो रहे हैं, लगातार परिवार जो है जो परिजन है वो बिलख कर रो रहे हैं, उनका जो है बुरा हाल हो रखा है। कैमरा पर्सन आजम सिद्दीकी के साथ अतुल रंजन, NDTV इंडिया, शाहदरा, दिल्ली। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी NDTV इंडिया पर खबरें जारी हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने लोक पर्व छठ को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, मुझे बताते हुए खुशी है कि दिल्ली सरकार ने 7 नवंबर को छठ पर्व पर छुट्टी का फैसला किया है, ताकि सभी पूर्वांचली भाई बहन धूमधाम से छठ का त्योहार मना सकें।
नमस्कार, क्रिकेट के इस खास कार्यक्रम गुगली में आपका स्वागत है। मैं हूं विमल मोहन। दिवाली हम सब के लिए खुशियां लेकर आई, लेकिन ये दिवाली कई क्रिकेटरों के लिए बम्पर दिवाली साबित हुई। दक्षिण अफ्रीकी विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासन को हैदराबाद ने 23 करोड़ देकर अगले सीजन के लिए बुक कर लिया, लेकिन कई भारतीय खिलाड़ियों के लिए भी ये धमाकेदार दिवाली साबित हुई। विराट कोहली सबसे महंगे रहे भारतीय खिलाड़ियों में, 21 करोड़ में बिके, और रिंकू सिंह जिन्हें पिछले सीजन 55 लाख रुपए मिले थे, 13 करोड़ के मालिक बन गए। ध्रुव जुरेल, अभिषेक शर्मा, मयंक यादव, ये सब 10 करोड़ से महंगे रिटेन किए गए। आईपीएल के बेहद महंगे बाजार पर बात करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान हैं, मनोरंजन और कई सारे मेहमान हैं, और इन सब से हम बातें करेंगे कि कैसे किस खिलाड़ी की लॉटरी लगी, कौन खिलाड़ी छूट गया, कई कप्तान रिटेन नहीं किए गए, जिसमें ऋषभ पंत की तस्वीर आप देख रहे हैं सबसे सामने, और जो सबसे महंगे बिके वो 23 करोड़ में बिके। हेनरिक क्लासन, हैदराबाद ने उन्हें खरीदा। सबसे महंगे विराट कोहली रहे भारत में। रोहित शर्मा सिर्फ 16 करोड़ 30 लाख में बिके, और उनसे भी ज़्यादा जो महंगे बिके वो जसप्रीत बुमराह 18 करोड़ में। तो ये बाजार अलग होता है, कप्तान कोई भी रहे, खिलाड़ी कोई रहे। और अभिषेक त्रिपाठी हमारे साथ है, दैनिक जागरण से के एडिटर हैं, और वैशाली माथुर हैं, क्रिकेट इंडिया एक खेली हुई है, और दोनों का आपका स्वागत है। सबसे पहले अभिषेक, ये बाजार जो सबसे बड़ा अभी सवाल बना हुआ है कि सबसे महंगे हेनरिक क्लासन हो गए, भारत में विराट कोहली रहे, लेकिन पंत को, ऋषभ पंत को लेके आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि उनका बाजार खुला है और काफी महंगे बिकेंगे। देखिए, कभी कभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, और आप कहीं पे सेट होते हो, कहीं पे सेट नहीं होते हो। किसी के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट होते हो, किसी के लिए आप इंपॉर्टेंट नहीं होते हो। दिल्ली कैपिटल्स उनको बहुत सालों से इस्तेमाल कर रही थी, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाला टाइप काम चल रहा था, तो उनको इस्तेमाल करने के बाद उन पर विश्वास आया नहीं, और वो वहां पर सेट नहीं हो पाए। एक्चुअल में दिल्ली कैपिटल्स में दो बड़े मालिक हैं, एक जीएमआर है और दूसरा है जिंदल। बिल्कुल। तो उन लोगों ने हाल में डिसाइड किया कि 2 साल जीएमआर ग्रुप चलाएगा और 2 साल जिंदल चलाएगा मेंस टीम, और जब ये मेंस टीम चलाएंगे तो वुमेन्स टीम दूसरा ग्रुप चलाएगा। तो अभी जो 2 साल आए हैं वो जीएमआर ग्रुप के पास आए हैं, और जीएमआर ग्रुप ऋषभ पंत को नहीं चाहता था। जीएमआर ग्रुप, जब जीएमआर ग्रुप का होल्ड था तब श्रेयस अय्यर कैप्टन थे, जब जिंदल आए तब ऋषभ पंत को लाया गया, क्योंकि जिंदल ग्रुप जो है सौरव गांगुली के काफी करीबी है, और सौरव गांगुली को ऋषभ पंत पसंद है। अब सौरव गांगुली लास्ट ईयर उनके मेंटर बने थे, और उसके अभिषेक, आपको लगता है कि अभिषेक आपको लब्बो लुबाब ये है कि पंत, आपको लगता है कि 21 करोड़ 22 करोड़ जो विराट कोहली को जो मिला है, या 23 करोड़ हेनरिक क्लासन को मिला है, उससे ज्यादा महंगे बिकेंगे जब ऑक्शन होगा? देखिए, उससे ज्यादा महंगे बिक पाएंगे, क्योंकि आप बजट की बात करो ना, पर्स, तो सबके पास उतना पर्स बचा नहीं है। मुंबई इंडियंस के पास सिर्फ 55 करोड़ है, अगर आप वो खरीद नहीं सकते, उनके पास ऑलरेडी प्लेयर है। पंजाब के पास चेन्नई सुपर किंग्स के पास 55 करोड़ है, चेन्नई सुपर किंग्स के पास 55 करोड़ है। उन्होंने 1 2 3 4 5 प्लेयर रिटेन किए हैं। अब 30 करोड़ अगर इन पे खर्च कर देंगे तो बाकी 25 में वो कितने प्लेयर खरीदेंगे? लेकिन पंजाब के पास उनको 13-14 प्लेयर और वैशाली के पास चलते हैं। वैशाली, पहले तो आपकी दिवाली कैसी रही कि आपको भी कुछ ऐसा बम्पर मिला? और पंत को क्या, आरसीबी के पास 83 करोड़ है और पंजाब के पास पैसे 110 करोड़, तो आरसीबी और पंजाब इनके ऊपर ज्यादा पैसे लगा सकते हैं। बिल्कुल। वैशाली, आपको लगता है पंत के लिए एक, जो जैसे वो कह रहे हैं ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है पंत के लिए, आपको लगता है पंत मतलब 20-22 करोड़ से ऊपर जाएंगे? देखिए, पहले तो मैं बोलूंगी कि पंत इस दिल्ली कैपिटल टीम का हिस्सा बहुत थे, और एक सिक्का भी थे कि उनकी वजह से वो टीम चल भी रही थी, वो स्कोर भी कर रहे थे वहां पे, और उनको इस तरह से रिलीज करना इज नॉट गुड, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टीम के अंदर वो सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर थे, और उसके बाद अगर वो रिलीज करे गए हैं तो हो सकता है काफी हमारे पास आरसीबी टीम उनको ले सकते हैं, उनके पास बहुत ही अभी अमाउंट है, उस ऑक्शन में उनको काफी अच्छे अमाउंट पे ले सकते हैं। देखना ये है कि वो कितने अमाउंट पे उनको उठाया जाएगा ऑक्शन में, और कौन सी टीम उनको लेगी, और जो भी टीम लेगी उनको, वो वहां पे बैटिंग करके, और अपना जिस तरह से वो बैटिंग उन्होंने लाइनअप में करी थी लास्ट आईपीएल में भी, तो वो उस तरह से जरूर करेंगे। और अभी टेस्ट में वो उतना अच्छा कर नहीं पाए, बट जिस तरह से वो इंजरी से बाहर आए हैं तो डेफिनेटली वो आगे भी करते हुए नजर आएंगे। एक अभिषेक, एक और जो बड़ा सवाल मेरे लिए है कि एक धोनी
मतलब मुझे लगता है ठगे गए 4 करोड़ में। ऐसे भी उनका कोई बल्लेबाजी के लिए, मेंटोरशिप के लिए उनका जो अपना कद है और टीम को ग्रूम कर रहे हैं, तो एक धोनी और एक रिंकू सिंह 55 लाख से 13 करोड़। देखिए, जब आपके घर में कोई शादी बारात होती है और उसमें एक प्लेट जो है 1500-1800 की होती है, तो आप कहते हो कि सबसे आखिर में खाना हम खाएंगे या किसी दूसरे की प्लेट में खा लेते हैं। तो सेम धोनी का मामला है कि ये धोनी चेन्नई नहीं चुन रहे हैं, चेन्नई को धोनी तैयार कर रहे हैं। तो एक नियम भी इस बार लाया गया कि जो 4 या 5 साल से इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं होगा वो अनकैप्ड माना जाएगा। तो ये नियम भी धोनी के लिए लाया गया। तो क्योंकि धोनी की इज्जत भी रखनी थी कि उनको रिटेन भी करना था और उनको नीलामी में भी नहीं भेजना था और उनको रिटेन भी करना था, उनको कम पैसे में रिटेन करना था, पर्स में दिखाने के लिए। पीछे कितना पैसा मिल रहा है पता नहीं, तो पर्स में दिखाने के लिए उनको कम पैसे में रिटेन करना था, जिससे बाकी पैसों में हम बाकी खिलाड़ी रिटेन कर रहे हैं। तो ये पूरा एक गणित जो है वो चक्रव्यूह था, उसको रचा गया और उसके रचनाकार जो है CSK, BCCI और धोनी थे। और धोनी खुद चाहते थे कि 4 करोड़ में उनको रिटेन करें बाकी से, जिससे वो बाकी खिलाड़ी खरीद सके, क्योंकि एक अमाउंट उतना ही है। ये फुटबॉल लीग की तरीके नहीं है कि आप किसी को कितने भी महंगे में खरीद लो। और धोनी का यूज सिर्फ इतना है कि वो टोपी लगा के और टॉस करने जाएंगे और वहां पे बताएंगे किधर आपको फील्डिंग रखनी है, किधर रखनी है, और आखिरी की 6 बॉलें उन्हें खेलनी है और विकेट कीपिंग करनी है। नहीं, तो इसके लिए उनके लिए 4 करोड़ बहुत है। पीछे से पता नहीं कितने जीरो और अलग से मिल जाएंगे। चलिए, पीछे की बात पीछे वाले जाने। लेकिन एक और जो वैशाली जो नए खिलाड़ी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बम्पर दिवाली उनके रिंकू सिंह को 13 करोड़, ध्रुव जुरेल को 14 करोड़, अभिषेक शर्मा अभी टीम में गए हैं 14 करोड़, मयंक यादव 11 करोड़। वैशाली, यही सवाल आपसे पूछेगा, फिर राजेश चौहान से भी बात करते हैं। राजेश चौहान जुड़ गए। वैशाली, आपको लगता है जो न्यू प्लेयर्स हैं एक तरह से, उनके लिए ये बम्पर दिवाली साबित हुई है? दिवाली के मौके पर जिस तरह से उनको इतना बम्पर धमाका मिला है वो तो है ही डेफिनेटली। और उसके साथ साथ यही नहीं, रिंकू सिंह को जिस तरह से लास्ट टाइम उन्होंने 55 लाख में उनको लिया गया, तो आज की डेट में उनको 13 करोड़ में लिया गया है, तो वो सबसे बड़ा धमाका है। और उसके साथ साथ अगर इनकी बात भी करें तो ये जितने भी हमारे यंग प्लेयर्स हैं जिनको लिया गया है, ये बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म भी कर रहे हैं। और जितना उनका इनके डिपार्टमेंट है वो अपने अपने डिपार्टमेंट में अच्छा भी करते हुए नजर भी आए हैं। होपफुली इस IPL में भी वो करते हुए नजर भी आए। राजेश भाई, हम लोगों ने ऋषभ पंत की बातचीत की है अभी और धोनी की बातचीत की है, नए प्लेयर्स जिनको ज़्यादा पैसा मिला है। एक जो बड़ा सवाल बनता है, मुंबई में रोहित शर्मा से ज़्यादा जसप्रीत बुमराह को मिला। सब हम जानते हैं यूटिलिटी बाजार है, जिसकी ज़्यादा उपयोगिता है उसके हिसाब से उसको दाम लगा है। ये क्या इशारा भी है रोहित शर्मा के लिए? पहले कप्तानी गई, अब कम दाम मिला है। हम पूरा IPL जो शुरू कर ले, रोहित शर्मा को आप क्या बोलते हैं उनका एनालिसिस निकाल लें, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये इशारा, मतलब अगर इनको ज्यादा भी मिला है, जितना भी मिला है, वो इशारा जो मेरे ख्याल से टीम वाले के लिए और बोर्ड के लिए भी बहुत महंगा है। ठीक है ना? तो अभी क्या है, बेसिक की मेरा कहना है कि देखिए, बुमराह अभी टॉप में चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, ये आप मान के चलिए, पूरे वर्ल्ड में टॉप में है। एक एकलौते बॉलर हैं जो हर फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट के बेस्ट बॉलर। तो ये चीज कहीं ना कहीं उनके लिए प्लस पॉइंट है। कोई बात बिल्कुल। अभिषेक, एक जो बड़ा सवाल बनता है मुंबई से, और भी हार्दिक पांड्या की कप्तानी आई थी, फिर आपने देखा था बहुत सारा नाटक हुआ, ये हुआ। अभी बुमराह सबसे ज़्यादा मुंबई में बिके आपको, या रिटेन किए गए। आपको लगता है अभिषेक जो आने वाला सीजन होगा वो कप्तानी को, इनकी कप्तानी को लेकर भी कोई इशारा होगा इस तरह का दाम जो लगना है? नहीं, देखिए, बुमराह जो है, बुमराह जैसा बॉलर आपके पास कोई दूसरा है नहीं। इंडिया की बात नहीं, वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में भी नहीं है। और एक ये परसेप्शन क्रिएट करना होता है कि इसमें 18 करोड़, 16.35 करोड़, 16.35 करोड़, 16.3 करोड़, इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है 5 लाख और 1.5 करोड़ रुपए में इन लोगों के लिए। वो सिर्फ वहां पे दिखाना है कि हमारे लिए कौन नंबर 1 है। इसमें बहुत सारे गणित साधे गए, क्योंकि हार्दिक की कैप्टनसी में रोहित खेलना नहीं चाहते थे। सूर्य कुमार यादव इंडिया टीम अंडर-20 के कैप्टन है, T20 के कैप्टन है, वो उनके अंडर में कैसे खेलते।
तो अंबानी ने कुछ पूरा तिकड़म लगा के उनके लोगों ने किसी तरीके सेटलमेंट किया कि आप कैसे कैसे, क्योंकि एक स्टार वार है, उनको रिटेन भी करना जरूरी था। तो वो रिटेनरशिप को लेके उन्होंने इस तरीके से चीजें बनाई हैं। उसमें बुमराह को नंबर 1 दिखाना था। बुमराह के नंबर 1 होने पे ना रोहित को दिक्कत थी, ना हार्दिक को दिक्कत थी, ना सूर्य कुमार यादव को दिक्कत थी। मेन चीज थी कैसे रोहित, हार्दिक और सूर्या को एडजस्ट करना है। तो उसी में एडजस्ट करते हुए नंबर 2 पे हार्दिक को रखा, नंबर 3 पे जो है सूर्या को रखा, और नंबर 4 पे जो है रोहित को रखा। तो उसमें रोहित को इस बार कॉन्फिडेंस में लिया गया। पहले उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था लास्ट ईयर जब हार्दिक को कैप्टन बनाया था। उनके गिले शिकवे शांत किए गए। दिवाली का मौसम है, काफी कुछ आप समझ रहे हो। तो इन सब चीजों को सेटलमेंट करते हुए मुंबई इंडियंस ने अपने जो बिग बी थे उनको बचा के रखा हुआ है, क्योंकि खाली क्रिकेट नहीं होता है, इसके साथ ब्रांडिंग भी बहुत बड़ी चीज होती है। ब्रांडिंग भी है। वैशाली, जो स्टार वॉर की जो बात कर रहे हैं अभिषेक, स्टार वॉर में 2 टीम को सबसे बड़ा ज़्यादा फायदा है। एक तो पंजाब के पास 110 करोड़ है, और विराट कोहली की जो टीम है, शायद कप्तानी की भी उनकी बात चलेगी, तो उनके पास है 83 करोड़ है। आपको लगता है टीम बन गई जो रिटेन किया गया, या पंजाब ने बड़ा दांव बचाए हुए, मतलब उन्होंने अनकैप्ड प्लेयर को 2 प्लेयर को रिटेन किया है, तो पंजाब की टीम जो बनेगी आने वाले सीजन में वो शायद कहीं बेहतर बनेगी? अभी जैसे रिटेन हुए हैं जो प्लेयर्स, उनमें से अगर देखें तो एसआरएच की टीम अभी स्ट्रॉन्ग है काफी। बिल्कुल। और अगर रिलीज की अगर हम बात करते हैं, जितने प्लेयर रिलीज हुए हैं ऑक्शन में जिनको लिया जाएगा, उसमें मुझे लगता है कि पंजाब की टीम और आरसीबी सबसे अभी जिनके पास बहुत अमाउंट है वो उनको हायर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी है कि आरसीबी चाहेगा कि इस बार वो जीतने की कोशिश करे। बिल्कुल। तो ये एक मेन मुद्दा है इसके अंदर। बिल्कुल। तो एक मुझे लगता है कि बुमराह की जैसे अभी बात चल रही थी, तो बुमराह से ज्यादा अच्छे हमारे अर्शदीप थे, जिन्होंने काफी विकेट्स भी लिए और सबसे ज्यादा बुमराह से ज्यादा विकेट भी हैं। अरे नहीं, बुमराह से कंपेयर मत कीजिए। चलिए, अभी तो हम जो टेस्ट मैच की जो बात है, जो अभी जो टेस्ट मैच चल रहा है मुंबई में, वहाँ हमारी हालत पतली हो गई है। पैसे का बाजार बड़ा सज गया है, लेकिन जो मुंबई में जो टेस्ट क्रिकेट है वहाँ हमारी हालत पतली हो गई। आप सभी मेहमानों से ब्रेक के बाद बात करेंगे और देखेंगे भारत मुंबई में कहाँ टिका है। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मुंबई में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने 4 विकेट खोकर 86 रन बनाए हैं। इससे पहले गेंदबाजों ने अपना काम कर दिखाया। रविंद्र जडेजा ने 5 और वाशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट लिए और कीवी टीम को 235 पर रोक दिया। न्यूजीलैंड के लिए डैनियल मिचेल ने 82 और विल यंग ने 71 रन बनाए, लेकिन दूसरी पारी में कप्तान रोहित शर्मा 18, यशस्वी जायसवाल 30 और नाइट वॉचमैन मोहम्मद सिराज 0 पर आउट हुए। विराट कोहली 4 रन पर रन आउट हुए। पहले दिन का खत्म होने पर पंत 1 और शुभमन गिल 31 रन बनाकर क्रीज पर कायम है। भारत सीरीज में पहले ही 0-2 से पिछड़ रहा है। और चलते हम अपने फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर राजेश चौहान के पास। राजेश जी, क्या हो रहा है? रोहित शर्मा, अभिषेक आपसे बोले, ये जो बाजार की बात हमने की, पैसे के बाजार की, अब ये क्या हो रहा है? रोहित शर्मा फिर वो इसी ढर्रे पे, विराट कोहली 4 रन बनाकर रन आउट। अभिषेक, देखिए, ऐसा लग रहा है कि हमारे प्लेयर जो है वो टेस्ट फॉर्मेट खेलना भूल गए। आप 18 गेंद में 18 रन, 30 गेंद में 12 रन, और विराट कोहली ऐसे रन आउट हुए जैसे वो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। वो सिंगल नहीं लेते तो फिर 20 ओवर का वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते। पिछले मैच में उन्होंने पंत को रन आउट कराया था, उससे पहले भी उनकी रन आउट हिस्ट्री जो है काफी है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, माइंड सेट है, कि आपने सोचा था कि बांग्लादेश को हमने 2.5 दिन में रेल दिया, एक वहां हरा दिया, तो हम न्यूजीलैंड के साथ भी ये कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपका ओवर कॉन्फिडेंस ना आपके ऊपर भारी पड़ जाता है। नए कोच साहब आए हैं, नए कप्तान साहब तो हमारे अभी वर्ल्ड कप की खुमारी से नहीं निकल पाए हैं, वर्ल्ड कप जीत चुके हैं तो, और विराट कोहली को भी वापस लंदन फिर जाना है। तो इन सब चीजों में हमारी टीम जो है वो फंस के रह गई है। प्लस ये T20 का चक्रव्यूह है, T20 फॉर्मेट इतना हावी हो गया है
वो उस कॉन्सेप्ट से निकल नहीं पा रहे हैं। जब तक ये कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करेंगे, अपने माइंड सेट को नहीं चेंज करेंगे। गौतम गंभीर ने भी अभी हाल में कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारी टीम जो है T20 को लेकर है, हम टेस्ट को लेकर अपने खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं। भाई जो टेस्ट खेल रहा है उसको तैयार करने की जरूरत थोड़ी ना है, उसको तो टेस्ट के दिमाग से आना चाहिए ना। वैशाली अगर हम 2 मिनट की रील बना रहे हैं तो हमें उस हिसाब से चलना, और हम आधे घंटे का प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम उस सेटअप के साथ आएंगे। बिल्कुल। वैशाली, अगर ये हालत है अभी हमारी, और वो भी हम अपने घर में खेल रहे हैं, हिस्टोरिकली हार रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया नहीं, में बिल्कुल इतिहास रचने की बात हुई थी, तो मुझे लगता है रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ये इतिहास रचने है। वैशाली T20 क्रिकेट खेल चुके हैं, रचने की बात है। बिल्कुल, वैशाली भी T20 क्रिकेट खेल चुके हैं। क्या वैशाली T20 मोड में है टीम? टेस्ट कैसे खेलेगी ऑस्ट्रेलिया में? T20 देखिए, T20 फॉर्मेट बिल्कुल अलग होता है, वनडे बिल्कुल अलग होता है। T20 में 4 से 5 घंटे आपको ग्राउंड के ऊपर रहना होता है। वन टेस्ट में आपको काफी दिन और कंटिन्यूस रहना है, डे से लेकर सुबह स्टार्ट होता है और शाम तक होता है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे अगर हम अपने ही जमीन पे अपने ही बॉलर्स, कहा जाता है कि हमारे भारतीय टीम स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलती है, तो वो ऐसा देखने को लगा नहीं कि जिस तरह से वो स्पिनर्स पे नहीं खेल पा रहे। इवन हमारे विराट कोहली, हमारे रोहित शर्मा, अगर बैटर कुछ नहीं करेंगे तो बॉलर तो अपना काम कर ही रहे हैं इसमें। बिल्कुल, सूर्य ने अच्छा किया है। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां पे उनको इस तरीके से खेलेंगे तो डेफिनेटली हम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन हमारे बैटर्स को लाइनअप संभालनी पड़ेगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनको अपने कोच और अपनी वीकनेस पे जहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको उस पे वर्क करना चाहिए, और आगे उनको सोचना चाहिए कि अपने बॉलर्स को सिर्फ बॉलर्स पे ही निर्भर ना रह के अपने बैटर्स, हम भी अपने कुछ स्कोर्स अपना इंक्रीज करें, अपना टारगेट बनाए, और सामने वाली टीम को जितना हो सकता है उतने टारगेट हम दे सके। अभिषेक, पैसा आपको कितना भी बड़ा स्टार बनाए, जो टेस्ट का क्रिकेट है, जो 15 सेशन है, आपको खेलना आता है कि नहीं? जैसे गौतम गंभीर ने टेस्ट सीरीज से पहले कहा था कि हम 2 दिन तक टिक कर खेलें और वही बेसबॉल स्टाइल में फास्ट खेलेंगे, अपने स्टाइल में फास्ट खेलेंगे। आपको लगता है कि टेस्ट मोड से टीम हट गई है और उसका जो खामियाजा है, जो मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, अब देखिए दक्षिण अफ्रीका वहाँ जीत रही है बांग्लादेश के खिलाफ, दोनों टेस्ट जीत चुकी है, तो हमारे लिए जो आगे की राह है और मुश्किल हो गई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। देखिए, एक होता है सच ना बोलना, एक होता सच को स्वीकार ना करना। तो हमारी टीम जो है वो सच को स्वीकार ना करने की स्थिति में आ गई है। आप टेस्ट के मोड में हो ही नहीं। जब सचिन तेंदुलकर 40 साल की उम्र में रणजी खेल सकते हैं, तो आपके जो ये 2 नगीने हैं वो क्यों नहीं खेल सकते? ये कोई अलग जड़ी बूटी खा के, इन्होंने कोई अलग जो है कीर्तिमान रच दिए हैं, इन्होंने कोई दुनिया के अलग शहंशाह हो गए हैं। बीसीसीआई इतना कमजोर क्यों दिख रहा है? बीसीसीआई को कहना चाहिए कि अगर आप नहीं खेल सकते हो, होगी ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक की दुनिया, होगा वो उनको हटाने में, अगर लोग आपको ट्रोल करेंगे तो ट्रोल करेंगे। आप उस ट्रोलिंग से डरने की वजह से इन दोनों को क्यों ढो रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा हूं इनको बाहर करो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में ही नहीं हो, एक आदमी सीधे लंदन से आता हो यहाँ पे टेस्ट मैच खेलने लगता है, कैसे खेल सकते हो भाई आप जब उस फॉर्मेट में, उस रिदम में हो ही नहीं, प्रैक्टिस मैच क्यों बंद हो गए? पहले प्रैक्टिस मैच होते थे, बड़ी सीरीज से पहले प्रैक्टिस मैच क्यों बंद हो गए? बिल्कुल, जो दुनिया ने नियम बनाए थे, दुनिया ने कानून बनाए थे, जो दुनिया की जो एक प्रक्रिया चली आ रही थी, आप उसको मान ही नहीं रहे हो। आप घर पे बुलाते थे, आपने स्पिन पिच बनाई, हरा दिया, चले गए, एक उल्टा पड़ गया, अब आपकी ऐसी की तैसी हो गई है। अब बाहर जाके भी आपको जीतने की हालत, एक मोरल भी तो आपका डाउन होता है, आपका आत्मविश्वास भी तो जाता है, आप पैनिक में आ जाते हो। अब आप पैनिक पे हो, तो वो बीसीसीआई को वो सिस्टम समझना पड़ेगा कि जितने भी बड़े स्टार हो, स्टार को वो मैच खेल रहे हैं, ये उनका काम है। अब आप कल आओगे कहोगे नहीं मैं सूट वूट नहीं, टी शर्ट पहन के मैं एंकरिंग करने लगूंगा, आप कितने भी बड़े स्टार हो, आपको डेकोरम तो मानने पड़ेंगे ना। बिल्कुल, तो उसी तरीके इनके लिए भी, इनको तो डेकोरम मानने पड़ेंगे ना। आपको आए हो, अगर आपको टेस्ट मैच खेलना है तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए प्रैक्टिस मैच खेलने पड़ेंगे। और आप अगर रिदम में नहीं हो तो आप रिदम कैसे प्राप्त करते हो? पूर्व क्रिकेटर बैठी हैं, आप रिदम तो प्रैक्टिस मैच खेल के बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं वैशाली, जो प्रैक्टिस नहीं है, आप बिना प्रैक्टिस के बड़े टेस्ट में उतर रहे हो
बगैर प्रैक्टिस के तो मतलब पॉसिबल नहीं है। आपने बांग्लादेश को हरा दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन वो जैसे मैं कहता हूँ मुर्गी पे आपने तोप चला दिया। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम आई है, रंगना हेरात को लेकर आई, पिच मतलब एक स्पिनर को ले प्रैक्टिस कर रही है। उनके सैंटनर आपके जो स्पिनर्स हैं उससे ज़्यादा बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं, ज़्यादा विकेट निकाल रहे हैं। तो इस मैच में भले बेशक गेंदबाजों ने अपना अभी तक पहली इनिंग में अपना काम किया, लेकिन बल्लेबाजी या ओवरऑल जो प्रैक्टिस है उसकी कमी दिख रही है वैशाली। और सर कोई अच्छा काम नहीं किया, 200 पे अलाउड करना था, आप 250 तक लेके गए हो। बिल्कुल, आपने जिस पिच पर आपको 150 पे अलाउड करना है, एक 180 पे अलाउड करना है, अभिषेक एक फाइनल कमेंट वैशाली से चाह रहे बना रही हैं। है। बिल्कुल, अब वैशाली। न्यूजीलैंड अपना काम करके आई है। उनके कोच ने भी और उनके कप्तान ने भी बोला था कि हम अपने मिट्टी पे हमने इस तरह की इंडियन की जिस तरह की पिच होती है उस पे हमने वर्क किया है और अपना खेलने की कोशिश भी करी है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि वो हमारे किसी भी बैटर को खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। वो उस पे भी बहुत अपना वर्क करके आए हैं कि कौन बैटर किस तरीके से और किस वे में आउट हुआ है, कितनी बार हुआ है। वो इस चीज में भी बहुत अच्छी तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और किस बॉलर के सामने कौन सा बैटर लगाना है या किस तरीके से यहाँ पे वो खेलेगा, वो सब चीजें न्यूजीलैंड में वो होमवर्क करके आए। तो एक टीम होमवर्क करके आई है और एक टीम ने होमवर्क नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं की है। उसका नतीजा खामियाजा हम भुगतते हुए देख रहे हैं। पैसों का बड़ा बाजार लगा है और इन खिलाड़ियों ने, स्टार क्रिकेटर ने सबको चौंकाया है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का इस प्रोग्राम में, इस शो में इतना ही, और हमें दीजिए इजाज़त। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।